हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी किताब स्पर्श का एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सपने की है जिसे मुनाफे के लिए नहीं बल्कि दिल की तसल्ली के लिए बनाया गया था। ये कहानी है कला की, दोस्ती की और अपने आदर्शों पर टिके रहने की। बस ये एक लाइन यही इस पूरे चैप्टर की आत्मा है। सोचिए जरा, सेल्यूलॉइड पर लिखी कविता, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आज इसी बात को गहराई से समझते हैं कि एक फिल्म को कविता क्यों कहा गया। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे सेल्यूलॉइड पर कविता क्यों कहते हैं। फिर हम मिलेंगे इसके कवि दिल वाले प्रोड्यूसर से। इसके बाद देखेंगे कि कैसे एक शोमैन हीरामन बन गया। फिर हम कला और बाजार के बीच की लड़ाई को समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में वो सारी जरूरी बातें जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। सेल्यूलॉइड पर एक कविता। आखिर ऐसी क्या खास बात थी तीसरी कसम में? देखिए, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये किसी हिट फॉर्मूले पर नहीं बनी थी। ये हिंदी साहित्य की एक बहुत ही इमोशनल और मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। और इसे इतनी ईमानदारी से पर्दे पर उतारा गया कि कहानी की आत्मा, उसकी छोटी छोटी भावनाएं, सब कुछ वैसा का वैसा ही दर्शकों तक पहुंचा। कोई मिलावट नहीं, कोई मसाला नहीं। अब इतनी कलात्मक फिल्म के पीछे जो इंसान था, वो भी उतना ही कलात्मक था। और वो थे मशहूर गीतकार और कवि शैलेंद्र। आप सबने उनके लिखे गाने जरूर सुने होंगे। लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पर तीसरी कसम उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने जुनून से बनाया था, पैसा कमाने के लिए नहीं। शैलेंद्र ना एक आदर्शवादी और बहुत ही भावुक कवि थे। उनके लिए पैसा या नाम कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी थी आत्मसंतुष्टि, मतलब अपने मन का सुकून। और बस इसी वजह से उन्होंने ये फिल्म बनाने का इतना बड़ा रिस्क लिया। यहाँ तक कि जब उनके सबसे अच्छे दोस्त राज कपूर ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के खतरों के बारे में समझाया, तब भी वो नहीं माने। अब इस खूबसूरत सपने को पर्दे पर उतारने के लिए शैलेंद्र को एक बहुत ही खास एक्टर की जरूरत थी। और वो गए उस जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार के पास। और वो सुपरस्टार थे राज कपूर, जिन्हें सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता था। वो एक लेजेंड थे, जिनकी फिल्मों में एक अलग ही शान और स्टाइल होता था। लेकिन तीसरी कसम के लिए राज कपूर ने अपनी इस शोमैन वाली इमेज को पूरी तरह से मिटा दिया। वो एक सुपरस्टार से एक सीधे साधे गांव के गाड़ीवान हीरामन बन गए। और जानते हैं, क्रिटिक्स भी ये मानते हैं कि उन्होंने हीरामन का रोल किया नहीं, वो तो सचमुच हीरामन बन गए थे। ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाती है। अच्छा, तो इतने कमाल के रोल के लिए उन्होंने फीस क्या ली होगी? सोचिए, जब राज कपूर जैसे बड़े स्टार ने शैलेंद्र से कहा कि मुझे मेरी फीस एडवांस में चाहिए, तो शैलेंद्र तो घबरा ही गए। उन्हें लगा कि वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे। लेकिन राज कपूर ने जो मांगा वो दोस्ती की एक मिसाल बन गया। उन्होंने एडवांस में मांगा सिर्फ ₹1। जी हाँ, सिर्फ ₹1। वो सिर्फ ₹1 नहीं था, वो उनकी दोस्ती के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। और इससे पता चलता है कि राज कपूर के लिए भी इस फिल्म की कलात्मकता पैसों से कहीं बढ़कर थी। ये 2 महान कलाकारों के सच्चे रिश्ते का सबूत था। लेकिन कला के लिए ये जो समर्पण था ना, इसे फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये इस पूरे चैप्टर के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझाती है। एक तरफ है कला, यानी इमोशंस, कहानी के प्रति ईमानदारी, जो तीसरी कसम की नींव थी। और दूसरी तरफ है बाजार, यानी सिर्फ पैसा कमाने का गणित, उथलापन, जिस पर उस वक्त की ज्यादातर फिल्में चलती थीं। इसी कला और बाजार की लड़ाई का एक परफेक्ट उदाहरण हमें फिल्म श्री 420 के एक गाने में मिलता है, जिसे शैलेंद्र ने ही लिखा था। जब शैलेंद्र ने ये लाइन लिखी तो म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि भाई, आम दर्शक 4 दिशाएं तो समझ लेंगे, लेकिन ये 10 दिशाएं क्या होता है, ये किसी को समझ नहीं आएगा। मतलब वो चाहते थे कि शैलेंद्र अपनी कला को आसान बना दें ताकि वो बिक सके। लेकिन शैलेंद्र अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने लाइन बदलने से साफ मना कर दिया। उनका मानना था, और ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, कि कलाकार का कर्तव्य दर्शकों की रुचि का परिष्कार करना है, उन पर उथलेपन को थोपना नहीं। इसका मतलब है कि एक आर्टिस्ट का काम लोगों की समझ को बेहतर बनाना है, न कि उनकी नासमझी के आगे झुक जाना।
शैलेंद्र के इसी आदर्शवादी सोच का नतीजा ये हुआ कि फिल्म की गहरी भावनाओं को कोई बाजार के तराजू पर तौल ही नहीं पाया। राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे बड़े स्टार्स थे, शंकर जयकिशन का सुपर हिट संगीत था, फिर भी फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं मिला। ये एक कमर्शियल फेलियर थी। फिल्म कब थिएटर्स में लगी और कब उतर गई, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन रुकिए, बॉक्स ऑफिस पर फेल होने का मतलब ये नहीं कि फिल्म की कहानी खत्म हो गई। असल कहानी तो अब शुरू होती है। भले ही फिल्म ने पैसे नहीं कमाए, पर इसने कला की दुनिया में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। इसे देश का सबसे बड़ा अवार्ड, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। देश विदेश में कई पुरस्कार मिले। मतलब जिसे बाजार ने ठुकरा दिया, उसे कला ने सिर आंखों पर बिठाया। तो चलिए अब जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आपको परीक्षा के लिए क्या याद रखना है। ये 4 बातें एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। पहला, शैलेंद्र का कवि मन, जिन्होंने आत्मसंतुष्टि के लिए फिल्म बनाई। दूसरा, राज कपूर का समर्पण, जिन्होंने सिर्फ 1 रुपए में जिंदगी भर की याद रखने वाली एक्टिंग की। तीसरा, कला और बाजार का संघर्ष, जो इस कहानी का असली केंद्र है। और चौथा, फिल्म की खट्टी मीठी विरासत, जो बॉक्स ऑफिस पर तो हारी, पर दिल और अवार्ड्स जीतने में कामयाब रही। तो तीसरी कसम की कहानी हमें इसी एक गहरे और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर कला को हमेशा बाजार के तराजू पर तौलना ज़रूरी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।